बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जो कि हमारे साथ है स्ट्रेन। तो आज हम मालूम करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन, जो कि हमने स्प्रेन को डिस्कस किया है ऑलरेडी हमारे वीडियो लेक्चर्स में मौजूद है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन जो है ना, ये किस चीज़ को कहते हैं, इसकी जो साइन एंड सिम्टम है वो कौन कौन से है, काजेज़ क्या हो सकती है, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है एंड इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं कि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, स्ट्रेन की डिफिनीशन क्या है और स्ट्रेन की जो इटियोलॉजीज है यानी काजेस है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे साथ जो स्ट्रेन होता है ना, एक होता है स्प्रेन और एक होता है स्ट्रेन। स्प्रेन को हमने डिस्कस किया था कि वो हमारे साथ एक टियरिंग ऑफ लिगामेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट किस चीज़ को कहते हैं, जो कि बोन टू बोन कनेक्शन कर देती है, तो उसको हम लिगामेंट करती है। अगर उसमें कोई मतलब कोई जख्म आ जाए या वो कोई जख्मी हो जाए या उसमें कोई टियरिंग आ जाए, उसमें कोई तोड़ फोड़ आ जाए, ब्रेकडाउन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं स्प्रेन। जबकि स्ट्रेन जो है ना, ये हमारे साथ इसमें मेन डिफरेंस ये है कि मसल्स टू मसल कनेक्शन मसल टू बोन कनेक्शन जो होती है, जिसको हम टेंडन कहते हैं, अगर उसमें कोई ना कोई टियरिंग आ गया या फूलिंग आ गया या उसमें कोई ना कोई ब्रेकडाउन आ गया, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्प्रेन यही है कि स्प्रेन जो है ना, ये एक्चुअली लिगामेंट में होता है यानी बोन टू बोन कनेक्शन में होता है, जबकि स्ट्रेन जो है ना, ये टेंडन में होता है, जो कि हमारे साथ क्या है, मसल्स टू बोन कनेक्शन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रेन इज़ अ फुलिंग आर टियरिंग। फुलिंग या टियरिंग का क्या मतलब है, यानी ब्रेकडाउन। ठीक है, ऑफ अ मसल्स में अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाए या टेंडन में, अगर टेंडन या मसल्स में कोई ब्रेकडाउन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, या इन दोनों में इकट्ठे भी आ सकते हैं, तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रेन हो गया है। स्ट्रेन अगर बाय ट्रॉमा, स्ट्रेन जो है ना, ये हमारे साथ ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, यानी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, या अगर हम किसी चीज़ का ओवर यूज़ करें, यानी अपने पाँव का अगर हम ओवर यूज़ करें, अगर हमारे पाँव जो है ना वो इतने लायक नहीं है कि हम उस पर इतने कूदे गेम वगैरह करें, और फिर भी हम खेलते रहे एक दौरान ऐसा आ जाता है कि वो थक जाता है और वहाँ की जो मसल्स है वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने टेंडन के या मसल्स के ओवर यूज़ करें या उसमें कोई ट्रॉमा आ जाए या ओवर एक्सटेंशन, यानी अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुले रखें, मतलब जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान, या अगर कोई जवान जिम ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उस दौरान वो अपने होश और हवास में नहीं रहता, तो उस दौरान वो क्या करता है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लाता है, प्रेशर लाता है और अपने मसल्स को ओवर एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, ओवर खुला रख देते हैं, ओवर खुला कर देते हैं। उस दौरान हमारे जो जॉइंट्स होते हैं या जो मसल्स होते हैं उसमें क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, यानी वहाँ की जो मसल्स होती है उसमें कोई ना कोई जख्म वगैरह या ब्रेकडाउन आ जाता है या टियरिंग या फुलिंग आ जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। द मोस्ट कॉमनली स्ट्रेन मसल्स इन आर द बैक मसल। जो मोस्ट कॉमनली स्ट्रेंड मसल्स होते हैं तो ये ज़्यादातर बैक मसल्स होते हैं। जैसे कि जब औरतें जो होती हैं, इनके ज़्यादातर जो बैक बोन होती है वो कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्टिंग को उठाती है, या जो ज़्यादातर अगर आप लोगों ने देखे होंगे जो कि मज़दूर लोग होते हैं तो उनकी भी जो बैक फैन होता है वो ज़्यादा होता है या उसमें स्ट्रेन ज़्यादा अकर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का काम ये होता है कि वो हेवी लिफ्टिंग करता है, यानी हेवी चीज़ों को उठाता है। ठीक है, तो उस दौरान उसके बैक मसल जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें स्ट्रेन अकर हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो हमारी बॉडी पे आ जाता है मसल्स में, ठीक है, अगर हम हेवी लिफ्टिंग वगैरह कर देते हैं या और यूज़ किसी मसल्स का कर देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर बैक मसल्स में आ जाता है, तो इस वजह से जो स्ट्रेन होता है ये बैक मसल्स में मोर कॉमन है। मसल स्ट्रेन आल्सो अकर इन अदर स्केलेटल मसल। जो मसल स्ट्रेन होते हैं ना, ये सिर्फ बैक मसल्स में नहीं होता बल्कि अदर स्केलेटल मसल्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि हैंड्स में भी हो सकते हैं, पाँव में भी हो सकते हैं, हिप में भी हो सकते हैं, बैक में भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो नेक मसल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर स्ट्रेन अकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जस्ट याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली जो एरिया है वो बैक मसल्स है, बाकी हर
मसल्स में क्या अकर हो सकते हैं, स्ट्रेन अकर हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड और द हैमस्ट्रिंग्स। जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग किस चीज़ को कहते हैं, हमारे साथ जो बैक थाई होती है ना, ये जो थाई मसल्स होते हैं, जो फुट में थाई होती है उसके जो मसल्स होते हैं वो 4 मसल्स पे मुश्तमिल होता है। आप लोगों ने इस मसल्स के नेम को याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्योंकि लेक्चर के दौरान ये डिस्कस हो चुके हैं केएमयू में। तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स है ना उसमें 4 मसल्स मौजूद थे। इंटरमिस्टियस, मीडियलिस, वेस्टस लेक्ट्रेटस एंड रेक्टस फेमोरस। ये हमारे साथ 4 टाइप ऑफ मसल्स है, ये आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, इसके नाम आ जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी एब्रिवेशन है तो वो थोड़ी सी मतलब सही से किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि जो इसकी एब्रिवेशन है वो थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से अगर एब्रिवेशन में कोई गलती हो गई है तो सॉरी फॉर दैट। दूसरा हमारे साथ क्या है, दूसरा हमारे साथ है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स में 3 टाइप ऑफ मसल्स मौजूद है। हिप मसल्स में 3 टाइप ऑफ मसल्स है, जबकि थाई मसल्स में 4 टाइप ऑफ मसल्स है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होते हैं तो उसमें हमारे साथ थाई मसल्स आते हैं, ये 4 टाइप ऑफ मसल्स हैं। एंड जो हिप मसल है तो उसमें हमारे साथ 3 टाइप ऑफ मसल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज बाइसेप फेमोरस, ठीक है। दूसरा जो है ना वो सिनी टेंडिनियस है, और थर्ड वन जो है ना वो सिनी मेम्ब्रेनियस है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, और फिर हमारे साथ है काल्प मसल्स। तो काल्प मसल एक्चुअली लेग मसल्स को कहते हैं, जो पाँव में लेग्स होते हैं ना उसके मसल्स को हम काल्प मसल्स कहते हैं। इसमें भी 3 टाइप ऑफ मसल्स है, ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि एक जो है ना वो है गैस्ट्रोस्नीमियस मसल्स, ठीक है। दूसरा है सोलियस मसल्स एंड थर्ड वन इज प्लैंटरियस मसल्स। प्लैंटरियस मसल्स, सोलियस मसल्स एंड गैस्ट्रोनीमियस मसल्स, तो ये काल्प मसल्स में आते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन? वही डिफरेंस है जो कि हमने डिस्कस किया कि स्प्रेन जो है ना वो एक्चुअली लिगामेंट्स में होते हैं, यानी जो बोन टू बोन कनेक्शन होता है उसमें अगर तोड़ फोड़ आ जाए तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। अगर मसल्स या टेंडन में कोई यानी जो बोन टू मसल कनेक्शन होता है या जस्ट मसल्स में अगर कोई उसमें फ्रैक्चर आ जाए या कोई तोड़ फोड़ आ जाए या कोई टीयरिंग आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, मेन डिफरेंस यही है। साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम होगी वो ब्लीडिंग होगी। ड्यूरिंग स्ट्रेन जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ इक्कीमोसिस आती है। इक्कीमोसिस जो है ना ये इंटरनल ब्लीडिंग को कहती है, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन स्किन पे आ जाती है, ठीक है। हेमोरेजिक हो सकती है, यानी अगर कोई एरिया में फ्रैक्चर आ जाए और उसकी वजह से जो बाहर अंडरनीथ जो हेमोरेजिक हो सकती है। हेमोरेजिक का मतलब है कि अंडरनीथ एरिया में अगर कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो उसको हम हेमोरेजिक भी कह सकते हैं, ठीक है। विल बी प्रेजेंट इफ मसल्स इज टर्न मतलब अगर पट गया है, ठीक है, पटा हुआ। अगर मसल पटा हुआ है, अगर मसल में ब्रेकडाउन आ गया है तो उस दौरान जो है ना इक्कीमोसिस यानी इंटरनल ब्लीडिंग या हेमोरेजिक भी हो सकती है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। पेन होगी क्योंकि मसल जख्मी हो गया है, उसमें ब्रेकडाउन आ गया है तो ऑफकोर्स के पेन होगी। अगर हम उस एरिया को टच करेंगे तो उसमें स्वेलिंग भी होगी और पेन भी महसूस होगा, ठीक है। तो इसको हम टेंडरनेस कहते हैं। फिर हमारे साथ है स्वेलिंग जो है ना वो अगर किसी भी जगह में कोई ना कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो स्वेलिंग भी होगी क्योंकि मसल पटा हुआ है, ठीक है। और लिमिटेड मोशन, उस जगह की मोशन जो है ना वो ज़्यादातर नहीं होगी फिर, क्योंकि उसे फैन ज़्यादा महसूस होगा, स्वेलिंग भी हो गई होगी, टेंडरनेस होगा, तो उस वजह से उसकी मोशन जो है ना वो लिमिटेड होगी। मसल्स वीकनेस हो सकती है क्योंकि मसल की वीकनेस आ गई है, इस वजह से उसकी जो मसल्स है वो टूट गया है, ठीक है। तो मसल्स वीकनेस भी हो सकती है। अच्छा, अब हमारे साथ है डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। तो डायग्नोसिस में हमारे साथ क्या डायग्नोसिस हो सकती है, यानी किस तरह से हम स्ट्रेन को डायग्नोज करते हैं, स्ट्रेन को मालूम करते हैं कि इस पेशेंट को स्ट्रेन हो गया है, ठीक है। तो हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में अगर हमारे साथ ओवर एक्सर्शन प्रेजेंट है, यानी उसने ज़्यादा एक्सर्शन किया है, तो उस दौरान हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को क्या हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, अगर ओवर एक्सर्शन हो गई है या सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग वगैरह या पेन आ गया है, ठीक है, तो ये हमारे साथ स्ट्रेन को डायरेक्टली इंडिकेट
इंडिकेट कर देती है, हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि पेशेंट को स्ट्रेन हो गया है, यानी उसकी जो मसल्स है उसमें तोड़ फोड़ आ गई है, ब्रेकडाउन हो गई है या उसमें कोई टियरिंग आ गई है। अच्छा, फिज़िकल एग्जामिनेशन हम लेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन हम किस तरह से लेंगे? जहाँ पे उसको पेन महसूस हो रहा है, लिगामेंट टेंडरनेस हो रही है, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या करेंगे, फिज़िकली एग्जामाइन करेंगे। उसमें जो उसकी मोशन को हम चेक करेंगे, उसकी वीकनेस या स्ट्रेंथ को हम चेक करेंगे, ठीक है, उसकी उस जगह को हम चेक करेंगे कि कोई डिस्कलरेशन वगैरह तो नहीं हो गई है, यानी इक्वेमोसिस की चांसेस है कि नहीं। दूसरा है कि स्वेलिंग को चेक करेंगे और पेन वगैरह भी महसूस करेंगे, टेंडरनेस को भी चेक करेंगे कि उससे टेंडरनेस हो रही है कि नहीं, यानी अपने फिंगर से प्रेस करके उसे कहेंगे कि आपको पेन महसूस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक्सरे निकालेंगे। एक्सरे इसलिए निकालते हैं ताकि कोई फ्रैक्चर वगैरह अगर आया है तो वो एक्सरे में डायरेक्टली क्लियरली बता देती है, यानी उसमें क्लियरली शो हो जाती है हमें कि पेशेंट को क्या हो गया है, स्ट्रेन हो गया है या फ्रैक्चर हो गई है या स्प्रेन हो गया है, ठीक है, तो उसमें भी हम मालूम कर सकते हैं। इस वजह से भी, इसके ज़रिए से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या रिकमेंड करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन रिकमेंड करेंगे ताकि उसकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन आ गई है मसल्स में तो वो जल्दी से जल्दी उसको कंफर्ट मिल जाए, ठीक है। तो उसकी डिस्कम्फर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ताकि उसको कंफर्ट मिल जाए, उसकी जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो जाए, उसको वो कंफर्टेबल हो जाए, तो उस दौरान हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो है ना वो आपको यूज़ करें। अच्छा, अगर कोई स्पाज़म वगैरह यानी उसकी मसल जो है ना वो रिलैक्स नहीं होते, वो बिल्कुल कंट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में अटक गए हैं, अब वो रिलैक्स नहीं होती वो उस जगह में, तो मसल रिलैक्सेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो निब्राल हो गए, निब्राल जो है ना ये बेस्ट मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है जो कि हम फिर क्या कर देते हैं, उस दौरान हम उसको ये रिकमेंड करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे साथ क्या आ सकती है? नॉर्मली नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना उस दौरान हम जिस तरह से हम स्प्रेन के लिए यूज़ करते थे कि जो मतलब लिगामेंट में जो इन्फ्लेमेशन आया है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, तो वही फार्मूला है, ये हम स्प्रेन के लिए भी यूज़ करेंगे और स्ट्रेन के लिए भी, यानी जो राइस फार्मूला है। राइस में हमारे साथ आर जो है ना ये रेस्ट के लिए होता है, आई जो है ना आइस के लिए, सी जो है ना ये हमारे साथ कंप्रेशन के लिए, एंड ई जो है ना एलिवेशन के लिए। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ये भी MCQs आ सकता है कि राइस फार्मूला में जो सी है ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को कंपार्ट लिखा हुआ होगा और जो कंप्रेशन है वो भी लिखा गया होगा, दूसरी कोई और इसी तरह से 2-3 वर्ड्स लिखे गए होंगे, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, कंप्रेशन को ही टिक मार्क करना है, ठीक है। तो कंप्रेशन के लिए हमने बताया था कि रेस्ट जो है ना ये हम इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि पेशेंट मोशन ना करे, उस जगह पे फोर्स ना आ जाए, ताकि उसकी जो मसल्स है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर हम आइस क्यों लगाते हैं? आइस इसलिए लगाते हैं ताकि जो पेन है या जो स्वेलिंग है वो इस वजह से, ये आइस जो है ना ये स्वेलिंग को दूर कर देती है। दूसरा एक उसको पेन को भी थोड़ा कंफर्ट मिल सकती है आइस के ज़रिए से, ठीक है। तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 24 आवर अगर उसको स्ट्रेन आ गया है या 72 आवर तो आप फिर इस जगह पे, इस एरिया पे आप आइस भी लगा सकते हैं, जिसको हम बर्फ़ कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली बर्फ़ भी आपको इस पे लगा सकते हैं, किसी शापर में या किसी दुपट्टे वगैरह में या किसी कपड़े में उस बर्फ़ को डाल के आप उस जगह पे लगा सकते हैं। अच्छा, कंप्रेशन हम क्यों रिकमेंड करते हैं? कंप्रेशन इसलिए ताकि अगर उस मसल का जुड़ाव हो रहा है उस दौरान, ठीक है, वो जुड़ रही है तो वो सही तरीके से बिल्कुल नॉर्मल उसे शक्ल मिल जाए और बिल्कुल नॉर्मली वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो उसको हम एक बैंडेज के ज़रिए से फोर्सफुली या प्रेशर के साथ उसको बांध देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से ठीक हो जाए, ठीक है। और एलिवेशन में इसलिए रखते हैं ताकि उसको कंफर्ट मिल जाए, जो पेशेंट है उसके पाँव पे या अगर हाथ पे कोई स्ट्रेन आ गया है तो हम कहते हैं कि इस एरिया को आप एलिवेट रखें, यानी अपने आप से थोड़ा ऊपर रखें ताकि आपको कंफर्ट महसूस हो, ठीक है। व्हेन कंप्रेशन इज़ यूज द डिस्टर्ब पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटी मस्ट बी चेक्ड फॉर सेंसेशन एंड एडिक्वेट सर्कुलेशन। जब आप कंप्रेशन कर देते हैं, यानी उसको जब आप बांधते हैं किसी प्रेशर वाले पट्टी के साथ या किसी बैंडेज के साथ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपने जो
डिस्टल पार्ट है, जो एक्सट्रीमिटी वाला पार्ट है, उसको आपने चेक करना है, उसको सेंसेशन को देखना है कि क्या उसको सेंसेशन हो रही है कि नहीं। अगर उसको सेंसेशन ही महसूस नहीं हो रही है, यानी वो किसी चीज़ को फील नहीं करते, आप उसको टच कर रहे हैं और उसे पता ही नहीं चलता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर वो उसको डॉक्टर जो है ना कोई सर्जरी वगैरह रिकमेंड कर देती है, ठीक है। तो अगर वो खुद बहुत ठीक हो जाता है और उसमें सिग्नल बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप लोग कंप्रेशन उसे यूज़ कर सकते हैं उस दौरान, ठीक है। एडिक्वेट सर्कुलेशन को भी हम चेक करते हैं ताकि कोई एबनॉर्मली वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो एबनॉर्मली ठीक करने के लिए उसका सर्कुलेशन भी हम चेक करते हैं। हीट कैन बी अप्लाइड आफ्टर 48 आवर्स, और तकरीबन 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है ना आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं, उसे हीट रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इस जगह पे, जिसको हम पुश्तों में टकोर कहते हैं, ठीक है, ताकि वो उस जगह पे हीट अप्लाई करे या टकोर अप्लाई करे कि उसको कंफर्टेबल महसूस हो जाए, या उसको क्या महसूस हो जाए, जो मतलब जो पेन है वो थोड़ा दूर हो जाए, उसकी जख्म जो है ना वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, ठीक है, ठीक हो जाए। इसके लिए जो सबसे ग्रेटेस्ट हीलर है तो वो क्या है, टाइम। टाइम के साथ साथ ये खुद बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या नहीं करना है, आपने उस जगह पे ज़्यादा फोर्स नहीं डालना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादा मोशन उसको नहीं देना है, और टाइम के साथ साथ ये खुद बहुत ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो द मोस्ट जो ग्रेटेस्ट हीलर है वो टाइम है। द पेशेंट इज कॉशन्ड अगेंस्ट री इंजरी एंड इज थॉट प्रॉपर वे टू लेफ्ट एंड मूव। पेशेंट को क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, उसको मुहतात रहना है। कॉशन मतलब कि मुहतात रहना है, एहतियात करना चाहिए, ताकि दोबारा से उस जगह पे इंजरी ना आ जाए और उस जगह को हेवी लिफ्टिंग वगैरह से या ताकि हेवी लिफ्टिंग वगैरह से दूर रहे, ठीक है। अगर वो मूव भी कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से मूव करे, ताकि उसको दोबारा से कोई री इंजरी ना हो जाए, उस जगह पे दोबारा से स्ट्रेन अकर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि फिर दोबारा से अगर स्ट्रेन अकर हो गया है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो जाएगा, उसके लिए सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ती है फिर। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई मुश्किलात नहीं नज़र आएगा। अगर कोई भी मुश्किल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिस्कम्फर्ट है, तो आप लोग क्लोजली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए